साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने वर्णमाला पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने वर्णमाला में स्वरों को पढ़ा, व्यंजनों को पढ़ा। अब हम वर्णों को पढ़ रहे हैं। वर्णों को हमने स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण किया था, उसमें उसके दो प्रकार बताए थे, घोष और अघोष। आपको दो प्रकार बताए गए थे, घोष और अघोष। दो प्रकारों के साथ साथ हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो है आपका जो है वायु उच्चारण के आधार पर। वायु उच्चारण के आधार पर हम आपको वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाने वाले हैं। वायु उच्चारण के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण आपको पढ़ाने वाले हैं। तो वायु उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण आपको क्या पढ़ना है? वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। अब ये कितने किससे हैं? वायु के आधार वायु के आधार पर वर्णों वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। ये प्रश्न आता है कि वायु के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण है, वो वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है? तो वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। जिस प्रकार से आपने पहले इसमें पढ़ा था कि स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण भी दो प्रकार से किया गया था, घोष और अघोष। अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं वायु के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो वायु के आधार पर जो है, वायु उच्चारण के आधार पर, वायु यहाँ उच्चारण और लिख सकते हैं, उच्चारण वायु उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण तो दो प्रकार से किया गया है। एक है आपका अल्प प्राण, एक है आपका अल्प प्राण, एक है अल्प प्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण। एक पहला है अल्प प्राण, दूसरा क्या है? महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले अपन अल्प प्राण के बारे में पढ़ेंगे कि अल्प प्राण की जो परिभाषा है वो क्या है। छोटा सा मैटर है, छोटा ही है, ज्यादा नहीं है। तो आप सबसे पहले अपन अल्प प्राण अल्प प्राण अल्प प्राण की परिभाषा है। तो अल्प प्राण की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। अल्प प्राण की परिभाषा जो है वो उनको लिखनी होगी। अल्प प्राण की परिभाषा आपको लिखनी है। तो अल्प प्राण की परिभाषा है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण जिनके उच्चारण जिनके उच्चारण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु खर्च होती है। कम वायु खर्च करनी पड़ती है। कम खर्च करनी पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें अल्प अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु खर्च करनी पड़ती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प माने ही होता है कम। अल्प माने क्या होता है? कम। जैसे बोल रहे हैं अल्प आयु, तो अल्प आयु मतलब कम आयु। ऐसे ही जैसे अल्प प्राण मतलब उसको कम बोलना, उसको प्राण मतलब वायु से आपको क्या करना पड़ेगा? कम बोलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कम बोलना पड़ेगा। तो इसलिए उनको अल्प प्राण कहा गया है। तो अब अल्प प्राण, इसके आंसर में जैसे आपको उदाहरण में लिखना है कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण आपके जो होते हैं, वे अल्प प्राण जो होते हैं, स्पर्श स्पर्श आपका जो है स्पर्श जो वर्ण होता है, वर्ण के प्रत्येक वर्ग का वहां तीसरा चौथा पांचवा था, यहाँ पहला तीसरा पांचवा है। वहां जो आपका पढ़ा था आपने घोष में,
वहां तीसरा चौथा पांचवा था, यहाँ कौन सा है, तीसरा चौथा पांचवा। उधर कौन सा था, तीसरा चौथा पांचवा, इधर कौन सा, पहला तीसरा पांचवा। थोड़ा गलत हुआ है, लेकिन इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर पहला तीसरा पांचवा, वहां पर तीसरा चौथा पांचवा था, तो इसको ध्यान रखना है। तथा यहाँ भी अंतस्थ व्यंजन आते हैं, यहाँ भी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, यहाँ भी अंतस्थ व्यंजन है, या, र, ल और वा, यहाँ भी अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, वा होंगे। उसके बाद तथा यहाँ क्या होंगे, सभी स्वर, तथा तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर, ये क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, पहला तीसरा पांचवा मतलब प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ण का नहीं, यहाँ स्पर्श वर्ण का, यह स्पर्श वर्ण के प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अंतस्थ और अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व और सभी स्वर, सभी स्वर जो है वे सब आपके क्या है, सभी स्वर क्या है आपके, सभी स्वर आपके अल्प प्राण है। इसके बाद दूसरी परिभाषा आती है महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण तो आप जानते हैं, महा मतलब ज्यादा, सीधी सी परिभाषा हो सकती है, आप समझना चाहेंगे इसको कि वे वर्ग वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु खर्च करनी पड़ती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, यहाँ कम खर्च करनी पड़ रही है, महाप्राण में ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, इसमें कोई वो नहीं लगाना है, बस अपन को ये इसके सबसे बड़ी बात है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आता है, परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि पहला और तीसरा पांचवा अक्षर क्या है, या पहला तीसरा पांचवा अक्षर रख देंगे, जैसे का रख देंगे कि का क्या है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो इसको उनको अच्छे से याद रखना होगा कि का क्या है, का अल्प प्राण है। तो कम बोलना है समय। तो अब इसमें परिभाषा लिखेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण, जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, मैंने बोला था वहां कम है, यहाँ अपन अधिक लिख सकते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु खर्च खर्च करनी खर्च करनी पड़ती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु खर्च करनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो ये याद रखना साथियों, आपने वर्णों का जो वर्गीकरण पढ़ा है उसमें वायु के उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में आपने बताया था वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु कम खर्च करनी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु खर्च करनी पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि जो जैसे में लिखने हैं कि कौन कौन से आपके महाप्राण होते हैं। तो यहाँ कौन सा आ गया, पहला तीसरा पांचवा, तो यहाँ आपका बचेगा, वहां यहाँ कौन सा बचेगा, स्पर्श। स्पर्श वर्ण के प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, तो यहाँ क्या होगा, स्पर्श वर्ण के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तथा 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 सभी तथा सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन पता है ना अपन को, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श श ह, लिख भी सकते हैं, श श श श ह, श श ह, तो ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो इन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ये याद रखना आपको साथियों, दो परिभाषाएं हैं, दोनों में कुछ नहीं है, बस अधिक और कम का अंतर है। आपको इस तरीके से याद रखना है कि कौन सी चीज अधिक है कौन सी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट इसमें से जो क्वेश्चन है ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अल्प प्राण में स्पर्श वर्ण के प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व और सभी स्वर, और महाप्राण में आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन इसमें आपके आएंगे, ऊष्म व्यंजन सा हाँ, तो इसमें प्रत्येक वर्ग होगा सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन, ये आपको अच्छे से याद रखना है।
आगे हम साथियों इसमें और पढ़ेंगे कि आगे जो चीजें हैं उनको जानेंगे। इसलिए आज आपको जो वर्णों का वर्गीकरण है वो दो आधार थे उनके, एक वायु के आधार पर, एक स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो दोनों को खत्म कर दिया है। आगे की जो हेडिंग है वो हम आगे लिखेंगे। आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में आप अपनी बात रख सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आपको कोई चीज क्लियरिटी नहीं समझ में आती है तो वो कमेंट्स में कर सकते हैं, लेकिन समझ में आती है तो आपको मेरा सहयोग करने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, और ज्यादा कर सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि कोई चीज आपको समय से मिलेगी तो आप उसको लगातार पढ़ते रहेंगे। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें एक हेडिंग आती है आपकी विदेशी वर्ण या आगत वर्ण। 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 आपको दो चीजें हैं, विदेशी वर्ण और आगत वर्ण। इनको विदेशी वर्ण भी कहते हैं और आगत वर्ण ये विदेश से आए हुए हैं। कैसे भी मान सकते हैं, आगत आना, कोई भी चीज क्या है यहाँ नहीं थी, बाहर से आई है, विदेशी वर्ण है। यहाँ अपने आके ये वर्ण है नहीं, लेकिन अपने कहीं ना कहीं प्रयोग भी किए जाते हैं, अपनी इनको अपन यूज भी कहीं ना कहीं करते हैं। इसलिए अपन को ये चीजें याद रखनी है कि जो विदेशी वर्ण या आगत वर्ण है उन्हें हम क्या करते हैं, बाहर से कहीं ना कहीं हमने इनको इम्पोर्ट किया हुआ है और ये अपने यहाँ के वर्ण नहीं है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, विदेशी वर्ण या आगत वर्ण। विदेशी वर्ण या आगत वर्ण इनको कहा गया है, इनको विदेशी वर्ण या आगत वर्ण कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें विदेशी वर्ण या आगत वर्ण कहा गया है। तो इसकी परिभाषा लिखनी है, वे वर्ण जो अरबी, वे वर्ण जो अरबी फारसी से हिंदी, अरबी फारसी से हिंदी, आपको समझ में आ रहा है ना, कोई लिखा दिक्कत नहीं है। हिंदी में वे वर्ण जो अरबी फारसी से हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। वे वर्ण जो अरबी फारसी से हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम विदेशी वर्ण या आगत वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विदेशी वर्ण या आगत वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी वर्ण या आगत वर्ण कहते हैं। अब आगे इसको समझने के लिए क्या करना है, इन वर्णों के नीचे इसको और जब वर्ण पता चलेंगे कि कौन कौन से वर्ण है तो इसमें एक पहचान करनी होती है। इन वर्णों के क्या होता है, नीचे, इन वर्णों के नीचे बिंदी, इन वर्णों के नीचे ऐसी एक बिंदी, ये बिंदी है, नीचे बिंदी लगी रहती है। बिंदी क्या होती है, बिंदी लगी रहती है। क्या होता है, बिंदी लगी रहती है। उसे क्या कहते हैं, उसे नुक्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे नुक्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे नुक्ता कहते हैं। ये इसकी पहचान है। अगर ये बिंदी लगी है तो समझ लो वे विदेशी वर्ण या आगत वर्ण है। वे क्या है, वे आपके विदेशी वर्ण या आगत वर्ण हैं। तो ये याद रखना। और ये जो आए हुए हैं ये 5 होते हैं। ये कितने होते हैं,
5। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विदेशी आगत वर्ण कहा जाता है। इनकी आप लिख सकते हैं, इनकी इनकी संख्या इनकी संख्या 5, इनकी संख्या 5 होती है। ये है, होती है, ये है, ये 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 क्या है? ये है। कौन कौन से हैं? क ख ग ज फ। क क ये बिंदी है, ख बिंदी है, क ख ग ज ये बिंदी है, और फ ये बिंदी है। तो इनमें क्या है? बिंदी लगी होती है, इसलिए इनकी पहचान है। जहां भी ये बिंदी लगी है, ये आपके विदेशी या आगत वर्ण है। ये क्या है? आपके विदेशी या आगत वर्ण है, जिनको क ख ज और फ, क ख क ख ग ज और फ, इन्हें क्या कहते हैं? क ख क ख ग ज और फ। ये क्या है? ये विदेशी वर्ण है। इन्हें आगत वर्ण भी कहते हैं, इन्हें विदेशी वर्ण भी कहते हैं। आगे आपको एक हेडिंग और लिखनी है। आपको इसी में व्यंजन गुच्छ भी अपन को पढ़ना है। तो व्यंजन गुच्छ की हेडिंग पर लिखनी है। आगे जो पढ़ेंगे वो है व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ, तो व्यंजन गुच्छ क्या होता है, इसकी अपन को परिभाषा लिखनी है। थोड़ा सा रह गया है इसमें, आपका आज वर्णमाला पूरी हो जाएगी। आपको वर्णमाला में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं कि सर कोई भी हमको प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ऐसा हमने आपको पूरे नोट्स के साथ पढ़ाया है, आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सारे नोट्स बनाकर पढ़ें, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं। कमेंट्स में ये बात जरूर बताएं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में इसको जरूर बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में इसको जरूर बता सकते हैं। कमेंट्स में आप ये बात जरूर बता सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। व्यंजन गुच्छ की परिभाषा क्या है? दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य, वे दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य कोई कोई स्वर न आए, कोई स्वर न आए, न हो या ना आए तो, ना आए तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ये पिछली बार परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न आया था, व्यंजन गुच्छ या द्रुत गुच्छ। तो ये व्यंजन गुच्छ से एक सवाल भी आया था, कुछ ऐसा शब्द दिया हुआ था, फिर पूछा गया था इसमें कौन सा, ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा व्यंजन है, तो इसमें पूछा गया था। तो इसको याद रखना, ये व्यंजन गुच्छ की परिभाषा है। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य अगर कोई स्वर नहीं आता तो उसको हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं क्यारी, क्यारी। आप लिख सकते हैं प्यारी, आप लिख सकते हैं न्यारी। आप ऐसे कई शब्द हैं जहां आप लिख सकते हैं कि ये व्यंजन गुच्छ हैं। और अगर इनको अगर जांचना है तो पहले आपको का आधा है, फिर आपको यहाँ पे या है, फिर ये भी आधा है, फिर आ है, फिर रा है, ये भी आधा है, और फिर बड़ी की मात्रा है। तो ये आपका क्यारी लिखा हुआ है। क्या क्या है? सॉरी, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है ना, तो बड़ा आ लगेगा। तो क्यारी, ये आपकी क्यारी शब्द लिख गया है, इसलिए आप इसको देख सकते हैं सही प्यारी। तो पा आधा है, प्लस या है आधा है, प्लस आ है, प्लस रा है, और प्लस बड़ी है, तो ये भी आधे हैं, इसलिए इसको हम पढ़ सकते हैं प्यारी। ऐसे ही न्यारी,
तो ना आधा है प्लस या है प्लस आ है प्लस रा है आधा है और प्लस ई है, तो ये आपकी नारी। ऐसे शब्द जो आते हैं वो सारे शब्द ऐसे शब्द जो आते हैं वो सारे शब्द क्या होते हैं, उन्हें हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना, ये कई बार इसमें से प्रश्न पूछा गया है और पिछली लास्ट परीक्षा जो वर्ग 2 की हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार का हिंदी में क्वेश्चन आया था, शायद इसका पहले पेपर में आया था या दूसरे पेपर में, ये कंफर्म नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। और बहुत सारे लोग इस चीजों को नहीं पढ़ते हैं या बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अपन को आउट कर देते हैं परीक्षा से। इसलिए याद रखना कि हमें ये क्वेश्चन भी याद करना है। आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपका, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो परिभाषा आप लिखेंगे। आगे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका द्वैत गुच्छ। द्वैत गुच्छ पढ़ने वाले हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, द्वैत गुच्छ। सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है, तो सभी लोग इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, बिना बोले लाइक शेयर करें, आपको बोलना नहीं पड़े, क्योंकि आपको इतना सारा अच्छा कंटेंट एकदम फ्री में मिल रहा है। जो लोग आपको पेड में पढ़ाते हैं वहां से आपको बिल्कुल कंटेंट फ्री में है और आप अपनी तैयारी को, हिंदी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। तो आगे एक परिभाषा आएगी द्वैत गुच्छ, ये आपको और पढ़ना है इसमें। द्वैत गुच्छ ये इसमें व्यंजनों में लास्ट है आपका द्वैत गुच्छ। तो द्वैत गुच्छ की परिभाषा क्या है वो अपन को आगे पढ़नी है। इसमें क्या है, द्वैत गुच्छ की क्या परिभाषा है, इसकी परिभाषा करनी है। कुछ आज शायद वीडियो में बीच बीच में ब्लर हो रहा है, क्योंकि इसमें सेटअप का जो कारण है उसके कारण ये बिगड़ रहा है। बार बार मुझे बार बार इसलिए जाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे मैं क्लास बार बार छोड़कर सामने से हट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे देखता रहना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल से ये रिकॉर्डिंग होती है ना, तो इसमें क्या कभी कभी ऐसा लगता है ब्लर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप सबको कोई बात चीज समझ में नहीं आ रही हो, देखिए इसलिए मुझे को बार बार देखना पड़ता है और कोई कारण नहीं है। द्वैत गुच्छ, द्वैत गुच्छ की परिभाषा क्या है, तो द्वैत गुच्छ की परिभाषा है दो या दो से अधिक, दो दो या दो से अधिक, दो या दो से दो या दो से अधिक समान व्यंजनों के, समान व्यंजनों समान व्यंजनों के मध्य, समान व्यंजनों के मध्य कोई स्वर ना हो, कोई स्वर ना हो। दो या दो से अधिक समान व्यंजनों के मध्य कोई स्वर ना हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे या उसे द्वित, उसे द्वित, उसे द्वित, उसे द्वित गुच्छ, द्वित गुच्छ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे द्वित गुच्छ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्वित गुच्छ कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि द्वित गुच्छ किसे कहते हैं, द्वित गुच्छ की परिभाषा क्या है। तो द्वित गुच्छ की जो परिभाषा है साथियों, द्वित गुच्छ की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक समान व्यंजनों के मध्य कोई स्वर ना हो उसे हम द्वित गुच्छ कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं या उदाहरण लिख सकते हैं, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। आगे लिख सकते हैं खिल्ली। ऐसे कई समास शब्द हो सकते हैं, ऐसे कई शब्द हो सकते हैं जो हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, द्वित गुच्छ है। हम जान सकते हैं कि इसमें द्वित गुच्छ है कि नहीं। ये दिल्ली और इधर आपका बिल्ली और आपका खिल्ली, ये कई शब्द ऐसे हैं, और भी शब्द हो सकते हैं। आप इसको करना कैसे है, इसको डिफाइन करके देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। द है, छोटी की मात्रा है, फिर आपका ला है, आधा है, फिर आपका ला है वो भी आधा है,
प्लस बड़ी है, तो आपका क्या हो गया, दिल्ली, दिल्ली, तो ये आपकी दिल्ली हो गई, ऐसे ही आपकी दिल्ली हो जाएगी। तो ये आपको समझना है कि इसमें ऐसे शब्द कहीं भी दिखाई देते हैं और आपको ऐसे शब्द कहीं भी दिखाई देते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे, उन्हें आप द्वित गुच्छ कहेंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे, उन्हें आप द्वित गुच्छ कहेंगे। ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, ऐसे वर्णों को द्वित गुच्छ कहा जाता है। ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, ऐसे वर्णों को द्वित गुच्छ कहा जाता है। ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, द्वित गुच्छ कहा जाता है। तो साथियों हमारी यहाँ पर जो वर्णमाला है वो पूरी होती है। आगे हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें जो आपको कल पढ़ाएंगे वो हम बताने वाले हैं आपको, क्योंकि आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा बहुत किताबों से भी पढ़ के आ सकते हैं, जिससे आपको और चीजें समझने में आसानी होगी। तो आगे हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज हमने वर्णमाला को पूरा कर लिया है, वर्णमाला हमारी पूरी हो गई है। अगर कोई भी पोर्शन किसी को लगता है कि सर आपने छोड़ दिया है, इसको और पढ़ाना चाहिए, तो मैं आप सब लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक क्लास और उसकी स्पेशल बना सकता हूँ। बीच बीच में मैं कई पोस्ट के रूप में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, कई शॉर्ट वीडियो के रूप में भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ। अब मैं ज्यादातर जो स्टडी जीके का क्वेश्चन तो डालता ही हूँ, उसके साथ साथ हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वह पोस्ट जो आप पर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां आप उनको लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब लगातार हिंदी के क्वेश्चन डाला करेंगे, जिससे आपको आगे का जो हम क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन डालेंगे, जिससे आपको आसानी होगी। और कोई चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो जब हम पढ़ाएंगे तो आप क्वेश्चन कई बार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आगे वही क्वेश्चन रहा करेंगे जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं, उसके क्वेश्चन के क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों को भी लगा के आप अपने आप को चेक कर सकते हैं और आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि वो क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो उसका एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो साथियों एक बार हम इसका पूरा क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमको वर्णमाला तो पूरी हमने पढ़ ली है, लेकिन हमको उसको एक बार पूरा क्विक रिवीजन करना है और इसके बाद हम इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। क्योंकि आप सबके बीच मैंने बोला था कि हम आज वर्णमाला हमारी खत्म हो गई है, वर्णमाला को हमने आज पूरा कर लिया है और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके आगे हम चलेंगे। तो पहले सबसे पहले हमने सब साथियों वर्णमाला स्टार्ट की थी। तो वर्णमाला में हमने सबसे पहले वर्ण के बारे में जाना था कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है, किसी भी भाषा की बोलने के लिए किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद हमने बोला था वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है, जो किसी भी भाषा या जो सॉरी किसी भाषा के वर्णों का, किसी भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला है। वर्णमाला लिखी थी। वर्णमाला में हमने अलग अलग बताए थे कि आपको मानक वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 53वें वर्ण की बात चल रही है लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया गया है। तो 52 वर्ण होते हैं। आगे इसके बाद हमने आपको बताया था व्यंजनों स्वरों में, स्वर हमने बताए थे आपको 11 होते हैं। टोटल कुल 11 कुल स्वर पूछे जाए तो 13 स्वर, 11 और मूल स्वर 4 होते हैं। अयोग जिसमें 2 अयोग भाव होते हैं। अगर 11 की बात कर रहे हैं कि 11 स्वर होते हैं तो अंग और आहा क्या होते हैं, आपके अयोग भाव होते हैं। इसके बाद हमने व्यंजनों में पढ़ा था। तो व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो 11 लावा होते हैं। और स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक मैंने आपको बताए थे। का से लेकर माँ तक क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद साथियों मैंने उष्ण व्यंजन बताया था। संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे आपको। तो उष्ण व्यंजन आपके मैंने सासाहा होते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्र त्रिशूल ज्ञानी और त्रसमित आपके होते हैं। आगे मैंने आपको स्वर द्विगुण दो व्यंजन पढ़ाए थे, द्विगुण व्यंजन पढ़ाए थे। दा और अड़ा जो सड़क आप शब्द लिखते हैं उसमें जो आता है नीचे, वो आपको मैंने पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको स्वर पढ़ाया था। स्वर स्टार्ट किए थे। स्वरों में वे ध्वनियां जो किसी की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसके बाद हमने आपको मूल स्वर और संयुक्त स्वर पढ़ाए थे। मूल स्वर और संयुक्त स्वरों के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको उच्च अवधि के आधार पर आपको ह्रस्व और दीर्घ स्वर पढ़ाए थे। जाति के आधार पर सजाति और विजाति पढ़ाए थे आपको। ऐसे मैंने कई चीजें आपको बताई है जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना। फिर जीव प्रयत्न के आधार पर अग्र पश्च और मध्य पढ़ाए थे। अग्र पश्च और मध्य पढ़ाए थे आपको। तो ऐसे चीजों को मैंने एक बार आपको पूरा रिवीजन करता जा रहा हूँ, जिससे ये क्लास खत्म होने वाली है, लेकिन मैं आपको एक बार पूरा रिवीजन कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने मुख्य प्रश्न के आधार पर विव्रत, अर्धविव्रत, समृत और अर्ध समृत पढ़ाए थे। इसके बाद मैंने आपको
उच्चारण के आधार पर आपको मैंने वृत्तामुखी, उच्चारण के आधार पर आपको मैंने वृत्तामुखी, अवृत्तामुखी पढ़ाए थे। इसके बाद मैंने आपको आपको अयोगवाह में अनुस्वर, विसर्ग पढ़ाए थे, अनुनासिक पढ़ाए थे, अर्धस्वर पढ़ाए थे। फिर उसके बाद हम व्यंजनों में आए थे। व्यंजनों की हमने परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वे ध्वनियां जो दूसरी ध्वनि की सहायता के बिना बोली ना जा सके, उन्हें या दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया था: स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, नासिक, नियंत्रित, पार्श्विक और उच्छिप्त। उनके हमने आपको अलग अलग प्रकार बताए थे, उनकी परिभाषाएं बताई थी। उसके बाद हमने आपको एक टेबल बनाई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट वो टेबल है। अगर आप वो टेबल अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ज्यादातर आप पूरी वर्णमाला को उसमें कवर कर लेते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखें कि आप वो पूरी की पूरी पीरियोडिक टाइप में जो टेबल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसी प्रकार की वो टेबल है। उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। अगर आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। उसके बाद में स्वतंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाए थे घोष, अघोष, और जिस घोष को ही मैंने बताया भी था कि सघोष कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको वायु उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाया था, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको अभी आज का ही एक पूरा सेशन खत्म किया है, जिसमें मैंने आपको अल्प प्राण, महाप्राण के बाद विदेशी वर्ण, आगत वर्ण और आपका फिर व्यंजन गुच्छ और द्वित गुच्छ, ये आपको पढ़ाए हैं सारे। तो ऐसे पूरी वर्णमाला को मैंने कवर किया है बाय नोट्स के साथ। आप ये पूरी क्लास देखेंगे, जब आप पहली क्लास से लेकर इस क्लास तक जब आप आएंगे, तो आपकी पूरी वर्णमाला कवर हो जाएगी, और एक एक क्वेश्चन उसमें से क्या क्या बन सकता है, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको उसमें बताए। तो हम एक क्वेश्चन की क्लास भी लेके आएंगे आप सबके बीच जल्दी से, जिसमें आप सब लोग वो क्वेश्चन लगाकर अपने आप को देख सकते हैं। उसमें आपको टाइम दिया जाएगा, आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ जो है, आज वर्णमाला की क्लास आपकी पूरी हो गई है। वर्णमाला पूरी हो गई, इसलिए आज क्लास को हम इसको यही समाप्त करेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आप सभी को, ये क्लास अगर हेल्पफुल लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। आप सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और बढ़िया से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो आप बाकायदा कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सभी को नमस्कार।